subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the stereoisomerism रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके स्टीरियोआइसोमर्स जो हैं, चाहे बात करें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की या फिर कंफर्मेशनल आइसोमर्स की, क्या बेसिक रोल हैं आपके बायोलॉजिकल एक्शन में, क्या उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं आइसोमर्स के बेस पे और ये क्यों होते हैं। इन टॉपिक के बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो पे। बात करें इस टॉपिक की, इस वीडियो की, तो ये जो टॉपिक है आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 बी फार्म 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। So if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry, organic chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So stereoisomerism in relation to the biological action. तो स्टीरियोआइसोमरिज्म के रिलेशन को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, बट उनकी जो एटम का अरेंजमेंट है आपके स्पेस पे, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर द डिफर, वो डिफर होती हैं। उन डिफरेंस की वजह से ही इनके जो भी बायोलॉजिकल एक्शंस हैं वो डिफर होंगी। सो आज की वीडियो में हम तीनों टॉपिक बात करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रिलेटेड टू द ड्रग एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन, और जियोमेट्रिकल और कंफर्मेशनल आइसोमरिज्म रिलेटेड टू द ड्रग एक्शन। तो बेसिकली बात करें इनके सिग्निफिकेंस रोल की, क्या इनका सिग्निफिकेंस रोल है आपके स्टीरियोआइसोमरिज्म का आपके बायोलॉजिकल एक्शन में। सो दे आर हेल्पफुल इन द ड्रग डिजाइनिंग, also understanding the drug protein receptor interaction and the drug disposition and the biological activity। तो इन पॉइंट पे इनका बेसिक रोल्स होता है आपके स्टीरियोआइसोमर्स का। बात करते हैं हम स्टीरियोआइसोमर्स की, मीन्स डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट इन द स्पेस। इनमें जो बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफर होता है। इस डिफरेंट की वजह से ही सारी चीज़ें जो होंगी है, मीन्स दे हैव द सिमिलर क्वालिटेटिव एक्शन बट डिफर इन द क्वान्टिटेटिव एक्शन। मीन्स इसका जो क्वालिटेटिव एक्शंस होगा, अगर बात करें स्टीरियोआइसोमर्स की, दो आइसोमर्स हैं, चाहे वो सिस ट्रांस हो, ENZ हो या आपके डेस्ट्रो या लीवो हो, ये सब आइसोमर्स होते हैं। तो इन आइसोमर्स, एक ही आइसोमर्स की बात करें, एक आइसोमर्स की बात करें तो इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लगभग सेम होती है, लेकिन उनकी जो क्वान्टिटेटिव एक्टिविटी है, मीन्स उनका जो एफिकेसी है, पोटेंसी है, साइड इफ़ेक्ट्स है, ये डिफर हो सकते हैं। इनका बायोलॉजिकल रोल तो सेम जगह पे होगा, लेकिन उनकी एक्टिविटी, पोटेंसी, एफिकेसी डिफर हो सकती है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्टीरियो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग रिसेप्टर और प्रोटीन इंट्रैक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो है अलग अलग स्टीरियो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग इंट्रैक्शन होता है। वो किसी भी रिसेप्टर के साथ में इंट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी है, एफिनिटी है, वो डिफर होती है। सपोज एग्जांपल की बात करें, सपोज ये आपका एक तरीके से ड्रग मॉलिक्यूल है, ये ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, लिगांड्स हैं, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ये सेलुलर प्रोटीन्स हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक होता है और सेम होता है, ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर हो सकता है। एक ही ड्रग की बात करें, उनमें भी जो आइसोमर्स होते हैं, चाहे वो आपके ऑप्टिकल बात करें या फिर जियोमेट्रिकल बात करें, वो डिफर हो सकती है। तो इसके पास होते हैं 3 बाइंडिंग साइट्स। मान लो इनके पास 3 बाइंडिंग साइट्स है, साइट नंबर 1, 2 और 3। इसके पास 3 लिगांड्स हैं जो कि बाइंड कर सकते हैं इस रिसेप्टर से 1, 2 और 3। तो ये सब बाइंड करेंगे तो इस तरीके से प्रॉपरली बाइंड अप हो जाएगा। लेकिन अगर एक आइसोमर के पास कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। अगर इस ड्रग का हम स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज कर दें, ड्रग एक ही है बट उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, उसकी वजह से जब हम इसको बाइंड अप करेंगे तो ये प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा। इसलिए दोनों के जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो डिफर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको जो रिसेप्टर, आपका जो ड्रग का जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो लॉक एंड थ्योरी के हिसाब से काम करता है। लॉक मतलब होता है बाइंडिंग साइट्स जो कि आपके टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, की मतलब होता है लिगांड या ड्रग मॉलिक्यूल जो कि उस पर प्रॉपरली फिट बैठते हैं। अगर फिट बैठेगा तभी वो लॉक खुलेगा, तभी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपके स्टीरियोआइसोमरिज्म का इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। अब बात करते हैं 1 बाय 1। तो इसका जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट हुआ था आपके थैलेडोमाइड ट्रेजेडी या थैलेडोमाइड डिजास्टर से के बाद, जो कि आपके 1960s पे हुआ था।
अब ये है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फार्माकोलॉजी या ड्रग हिस्ट्री को लेकर, बहुत बड़ी डिजास्टर थी ड्रग थेरेपी को लेकर। तो थैलिडोमाइड है, स्टार्टिंग पे एक तरीके से ट्रैंक्विलाइजर था, आपके स्लीपिंग पिल्स में हम ले रहे थे, आपके खासकर जो अमेरिकन्स हैं वो ले रहे थे। फिर बाद में जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट हैं विलियम मैकबर्ड, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो ड्रग है आपके प्रेगनेंसी पे जो मॉर्निंग सिकनेस होती हैं उनमें भी ले सकते हैं। और शुरू में कहा गया कि ये जो ड्रग है बहुत ही सेफ़ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि आपके बहुत सी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे आपके बच्चों पे, जो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जब प्रेग्नेंट लेडी इसको इंटेक करते थे तो इंटेक करने के बाद उसका जो ड्रग का मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके प्लेसेंटा के क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाता है और बच्चों पे टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, मीन्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है आपके ड्रग और उसकी वजह से जो है उनमें साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनके जो लिम्स हैं वो छोटे हो गए। इसको बोलते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप कभी पढ़िए ध्यान से। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो ड्रग हम यूज़ कर रहे थे उसका जब देखे बाद में वो था एस इनहेंसिमर का, वो जो ड्रग था वो एस इनहेंसिमर्स का था। बात करें हम इनहेंसिमर्स की, जो आपके होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, उसमें आपके होते हैं डेस्ट्रो, लियो या आर और एस या फिर डी या एल। तो उस केस में वो एस इनहेंसिमर जो ड्रग था आपके थैलिडोमाइड का, मीन्स एस थैलिडोमाइड इज द मोर पोटेंट टेरोजेनिक इफेक्ट देन द आर इनहेंसिमर। तो इसकी वजह से हो रहा था, तब से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ और फिर जो है हर एक ड्रग का सेफ्टी एवल्यूशन बढ़ गया, रेगुलेटरी बॉडीज़ बढ़ गई, प्रॉपर कंट्रोल करने लगे। और हर एक ड्रग जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसके साथ में हम उसके पूरे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपके डाटा मेंशन करते हैं कि ये कौन सा आइसोमर्स है, कौन सा इनहेंसिमर्स है, कौन सा आपके सिस ट्रांस हैं, क्या है, ये पूरी करनी पड़ती है क्योंकि हर एक इनहेंसिमर का, हर एक आइसोमर्स का एक्टिविटी डिफर हो सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। उसके बाद बहुत सारे और थ्योरीज या ऑब्जर्वेशन आए। फॉर एग्जांपल आपके जो लुईस पॉस्चर हैं उन्होंने 1860s पे देखा कि आपके जो मोल्ड हैं या ईस्ट हैं दे कैन बी डिफ्रेंशिएट द प्लस एंड माइनस टार्टरेट बाय द यूटिलाइजेशन वन आइसोमर मोर देन अदर। मतलब आपके जो पेनिसिलिन है या आपके जो ईस्ट हैं या मोल्ड हैं वो आपके डी टार्टरिक एसिड या एल टार्टरिक एसिड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वो जो हैं एक आइसोमर को ही ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, एक को नहीं करते हैं। सिमिलरली आपके 1883 पे 1883 पे जे लिकोविच ने एक थ्योरी या ऑब्जर्वेशन किया था। जे लिकोविच ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि पेनिसिलिन ग्लाउकम जो हैं वो सिलेक्टिवली आपके डेक्स्ट्रोमेंडेलिक एसिड, डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड या लीवोग्लिसरॉलिक एसिड को सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर सकता है दूसरे उसके रिस्पेक्टिव आइसोमर के कंपैरिजन पे, जो कि हमने ऑलरेडी इसको जो रिजोल्यूशन मेथड था आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स का उसमें हमने कवर कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपके आइसोमरिज्म का, स्टेरो आइसोमरिज्म का ड्रग के एक्शन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल दिखाई देने लगा। और क्यों होता है, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट ड्रग डिजाइनिंग या ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट ड्रग एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जिससे आपके जो ड्रग एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन में डिपेंडेंट होंगे, क्यों होंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन। तो बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। उसके लिए आपके कैरल सेंटर्स होना जरूरी है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले क्लास में। उसमें आपके इनहेंसिमर्स होते हैं, डायस्ट्रोमर्स होते हैं। ठीक है, इनहेंसिमर्स बेसिकली आपके मिरर इमेज जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, खासकर डेस्ट्रो या लियो बोल सकते हैं, या फिर उनको RS या फिर D और L से हम डिनोट कर सकते हैं, उनके जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको, अब उसको पता होगा। अब आते हैं इनके क्या थ्योरीज हैं। तो बेसिकली आपके LH इसोन एंड E स्टडमैन ने एक ऑब्जर्व किया, उन्हें एक थ्योरी दिया, 3 पॉइंट अटैचमेंट थ्योरी। उन्हें कहा कि एक आइसोमर जो हैं आपके रिसेप्टर्स पे या आपके प्रोटीन्स पे 3 पॉइंट पे अटैच्ड हो सकते हैं, जबकि एक जो सेकेंड आइसोमर होगा उसका ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा वो आपके 3 पॉइंट नहीं कर सकता, वो उससे कम करेगा, 2 करेगा या 1 करेगा, अलग अलग मैटर है। इसकी एग्जांपल लें, जैसे कि ये आपका आइसोमर A है, ये आइसोमर B है। तो ये आपके 4 अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाइंड अप हुए हैं इस कार्बन एटम से, इस कैरल सेंटर से सेम। तो ये जस्ट इसका मिरर इमेज है। तो
ये आपके एक सिलेक्टिव प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, जिनके पास कुछ एक बाइंडिंग साइट्स होते हैं, बाइंडिंग साइट ए बी सी मान लो, ठीक है, ये भी सेम साइट पे है, सेम जगह पे है, क्योंकि प्रोटीन्स फिक्स्ड होते हैं। हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं प्रोटीन्स वो फिक्स्ड होंगे। ड्रग का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। वो चेंज हुआ तो कंप्लीटली वो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब रिसेप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो सेम रिसेप्टर के पास सेम बाइंडिंग साइट्स सेम स्ट्रक्चरली होते हैं, ठीक है। तो अब इसके पास जो हैं ये इजीली इस बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड कर सकता है तीनों, क्योंकि उस अलाइनमेंट में है। लेकिन इसका जो आइसोमर है, जो एक आइसोमर है, वो आपका एक दो कर सकता है, पर ये जो है यहाँ पे वो बाइंड नहीं कर सकता, वो यहाँ पे होगा जो कि बाइंडिंग साइट नहीं है। इसलिए इनमें 3 पॉइंट अटैचमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। इनका इंटरेक्शन प्रॉपर बैठेगा, इनका नहीं बैठेगा। इसलिए इनकी जो एक्टिविटी है इससे डिफर हो सकती है ना, क्योंकि इनका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक सेलुलर प्रोटीन एंड द बाइंडिंग एफिनिटी। सो द मीन्स जो रिजल्ट आउटपुट क्या होगा, आइसोमर ए शोज द बेटर स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन विद द सेलुलर टारगेट प्रोटीन्स और रिसेप्टर्स। क्लियर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं एड्रेनलिन। तो जो एड्रेनलिन है, बहुत सारे ड्रग जो होते हैं, बहुत सारे उनमें आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जीपेट में आते हैं कि कौन सा आइसोमर हाईली एक्टिव है, हाईली पोटेंसी है, क्या उनके डिफरेंसेस हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। उसको आप जितना पढ़िए उतना कम है। जब भी आप फार्माकोलॉजी की या मेडिसिन केमिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं और जहाँ पर भी दोनों जो आइसोमर्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस अगर होंगे तो उसको आप कृपया नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके लिए एक अलग से नोट्स बनाइए। जितने भी आप ड्रग पढ़ेंगे, अगर उनमें कहीं ना कहीं लिखा होगा कि इसका ये फॉर्म आइसोमर ज़्यादा एक्टिव है या कम एक्टिव है, उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, एक नोट्स बनाइए, ताकि आपको जीपेट में हेल्पफुल हो। बात करते हैं हम एड्रेनलिन की। तो ये आपका ये एल एड्रेनलिन है, लियो रोटरी एड्रेनलिन, ये आपके डेस्टो रोटरी एड्रेनलिन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट ए और बी और सी, बेंजीन रिंग और OH और H, तीन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं और 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। साइड का एरिया, साइड का साइट फिक्स होता है आपके इन एड्रेनलिन के रिसेप्टर्स पे। सपोज तो देखते हैं कि जो एल एड्रेनलिन है उनके पास 3 बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इजीली बाइंड अप हो सकते हैं। लेकिन बात करें डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन की, डी एड्रेनलिन की, तो जो आपका एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स है OH, ये ऊपर हो गया है, डिफरेंट जहाँ साइड पे है, डिफरेंट उसके जो अरेंजमेंट है वो अलग है, उसकी वजह से जो है वो यहाँ प्रॉपरली बाइंड अप नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, जब प्रॉपर बाइंडिंग नहीं कर सकता तो उसकी जो एफिनिटी है या उसके जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो डिफर होगी। इसलिए लिवो एड्रेनलिन इज मोर एक्टिव देन डेक्स्ट्रो। इसलिए जो एल एड्रेनलिन का जो लियो फॉर्म है वो हाईली एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द आपके डेक्स्ट्रो फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली जो एल डोपा, लियो डोपा है, वो हाईली एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द डी डोपा, डेक्स्ट्रो डोपा से। सेम आते हैं सेकेंड नंबर, वारफरिन। वारफरिन जो है एक तरीके से जो एस माइनस जो आपका इनसोमर है या आइसोमर है, वो आपके हाईली पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू द R प्लस, 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन द R प्लस आइसोमर। सिमिलरली प्रोपेनोल की बात करें, इसका जो एस माइनस आइसोमर है वो R प्लस आइसोमर से हाईली पोटेंसी या हाईली पोटेंट होता है। एम्फेटामिन की बात करें तो S प्लस आइसोमर इज मोर एक्टिव देन द R माइनस आइसोमर, 3 to 4 टाइम्स मोर एक्टिव। बात करें थायरोक्सिन की, तो थायरोक्सिन जो आपके हार्मोन है वो हम आपके लेबोरेटरी में बनाते हैं उसको आइसोलेट करके। तो उस थायरोक्सिन का जो SL कॉन्फ़िगरेशन वाला थायरोक्सिन है उसकी जो एक्टिविटी थायराइड एक्टिविटी होती है, जबकि आपके जो RD, ठीक है, RD कॉन्फ़िगरेशन वाले थायरोक्सिन की जो एक्टिविटी है वो डिफर होती है। इट में सोज द एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया एक्टिविटी, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है, जबकि ये आपके SL थायराइड एक्टिविटी शो करते हैं। पेनिसिलामिन, जो डी पेनिसिलामिन है वो आपके एंटी आर्थराइटिस में हम यूज़ करते हैं, उसकी है। लेकिन जो एल पेनिसिलामिन है वो हाईली टॉक्सिक होती है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। प्रोपोक्सिफेन की बात करें तो 1S2R एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, जबकि 1R2S एंटीटसिव इफेक्ट शो करता है। लेबटलॉल की बात करें तो लेबटलॉल एक तरीके से अल्फा बीटा ब्लॉकर है, ये आप पढ़ोगे सिम्मेट्रोलाइटिक्स में। तो ये इसका जो कमर्शियली है वो चारों आइसोमर्स इसमें होते हैं
और चारों आइसोमर्स के हिसाब से उनका जो रोल है प्ले होता है वो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। लेकिन उनमें बात करें आर के जो आइसोमर्स हैं उनमें खासकर बीटा 1 या बीटा 2 सेलेक्टिवली ब्लॉकर्स की तरह काम करता है, जबकि SR अल्फा 1 ब्लॉकर की तरह काम करता है। और S और RS जो आइसोमर्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूट टू द ड्रग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक तरीके से उनका चारों फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इथाम्बुटाल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उसका जो SS फॉर्म है उसकी जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी हाईली होती है, अच्छी होती है, लेकिन जो R फॉर्म है वो ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है हाईली एज कम्पेयर टू द SS। इसलिए हम SS इथाम्बुटाल को प्रीफर करते हैं। तो इसलिए हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या आइसोमर्स के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कौन सा हाईली एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है। तो उसी बेस पे हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं, उसी बेस पे हम आपके ह्यूमन बीइंग में टेस्ट करने से पहले प्री क्लिनिकल टेस्ट करते हैं कि उस पर क्या सही है या नहीं है। लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं होता, क्योंकि बात करें हम लोग थैलिडोमाइड के केस में, थैलिडोमाइड अगर हम डोज दे रहे थे आपके रेट्स में तो रेट में वो बिल्कुल सेफ थे। आपके जो चूहे हैं, एल्बिनो माइस हैं, एल्बिनो रेट्स हैं, उनमें सेफ थे। लेकिन जब क्लिनिकली वो मार्केट में आ गया, मार्केट में आने के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी यूज़ करना शुरू की, थैलिडोमाइड डिजास्टर हमको देखने को मिला। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्सेप्ट ड्रग एक्शन और बायोलॉजिकल एक्शन। एंड इफ यू वांट टू नोट, इसको जरूर नोट कर लीजिए, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। देन आई विल डिस्कस द जियोमेट्रिकल एंड द कंफर्मेशनल आइसोमर्स एक्सेप्ट द बायोलॉजिकल एक्शन। हो गया, चलिए अब आते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एक्सेप्ट ड्रग डिजाइनिंग। सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे, इनमें भी जो है ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन जो है डिफर होगा, उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो डिफर होगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो है बेसिकली आपके एल्कीन्स में होते हैं या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स में होते हैं, जिनमें कार्बन बॉन्ड के बीच में रोटेशन पॉसिबल ना हो, जो कि आपके पाई बॉन्ड्स प्रेजेंस होते हैं तभी हो होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट अलग है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले सीरीज़ पे। इसमें बेसिकली सिस ट्रांस या ENZ या CNNT होते हैं। तो बेसिकली दोज कंपाउंड्स या दोज आइसोमर्स या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज दैट में अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्शन। ऐसे आइसोमर्स जिनमें आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं, वो आइसोमर्स की जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो भी डिफर होगी। और क्यों होगी? ड्यू टू द डिफरेंट इंट्रैक्शन विद द प्रोटीन। ड्रग का जो इंट्रैक्शन है प्रोटीन के साथ में वो डिफर होगी, इसलिए होगी। सेम कॉन्सेप्ट पे आपके ऑप्टिकल आइसोमर जैसा, इसमें सपोज 3 बाइंडिंग साइट्स है इस तरीके से। तो ये सिस फॉर्म है एक तरीके से मान लो, तो हो सकता है कि इसमें 2 बाइंड करे, 1 ना करे, इसमें आपके 3 बाइंड करे। ये समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है कि सिस वाले बाइंड नहीं करते हैं, ट्रांस वाले करते हैं, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उस रिसेप्टर साइट पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए, कौन कौन से लिगांड्स के लिए साइट्स हैं। अगर वो लिगांड्स इस तरफ होंगे, अगर इसी के लिए लिगांड्स होंगे तो उस पर बाइंड अप करेगा। तो डिपेंड करता है लिगांड्स की पोजीशन पे और आपकी जो रिसेप्टर साइट है उसके स्ट्रक्चर पे, तो किस लिगांड के लिए बाइंडिंग साइट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिस अच्छा हो या ट्रांस अच्छा हो, वो डिफर कर सकता है। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका डाईइथाइल स्टिल्बोस्ट्रॉल, जो कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें देखा गया है कि ट्रांस और ई फॉर्म हैज़ बेटर एक्टिविटी देन द सिस और जेड फॉर्म। जो ट्रांस और ई फॉर्म की जो एक्टिविटी है वो आपके फार बेटर होती है सिस फॉर्म से। सिस फॉर्म या जेड फॉर्म केवल 7% ही एक्टिव होते हैं, जबकि ये हाईली एक्टिव होता है। ठीक, सेम एग्जांपल नेक्स्ट है आपका 2-फिनाइल साइक्लोप्रोपाइल एमीन, जो कि माओ इनहिबिटर है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोएमिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि आपके जो कैटेक्लामिन्स हैं, आपके जो एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, डोपामिन है, इनका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो इसमें देखा गया है कि ट्रांसफॉर्म या फिर 1S2RS प्लस 1S2R डेक्स्ट्रो ट्रांसफॉर्म जो है बेटर एक्टिव है एज कम्पेयर टू द 1R2S माइनस या सिस फॉर्म। क्लियर है? लेकिन जो सिस फॉर्म है उसकी एक्टिविटी या एफिकेसी या इफेक्टिवनेस जो है आपके ब्लॉकिंग ऑफ द एमिन अपटेक मैकेनिज्म में बेहतर होती है। मतलब ये बेहतर तरीके से एमिन के अपटेक को कम कर सकता है, लेकिन ये हाईली एक्टिव है आपके माओ इनहिबिटर के केस पे। ठीक, ये हो गया आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर एक्सेप्टेड ड्रग एक्शन। अब आते हैं कंफर्मेशनल एक्सेप्टेड ड्रग एक्शन। अब कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? इनमें भी आपके जो अरेंजमेंट हैं एटम्स का वो डिफर होंगे। क्यों होंगे? ड्यू टू द रोटेशन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो रोटेशन पॉसिबिलिटीज़ होती है, उन रोटेशन की वजह से इनमें एक तरीके से आपका
डिफरेंस होंगे अरेंजमेंट का। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्मेशनल आइसोमर ऑफ द इथीन या ब्यूटीन के बारे में, तब हम इसको सीखेंगे। तो बेसिकली इसमें एग्जांपल लेते हैं स्टाइलकोलिन का। ये आपकी स्टाइलकोलिन है, ये आपकी स्ट्रक्चर स्टाइलकोलिन का। तो इन दो कार्बन के बीच में आपके सिग्मा बॉन्ड की इसमें रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब फ्रंट एटम को हम जो हैं एक तरीके से रेड से डिनोट करते हैं, और आपके जो बैक एटम को हम करते हैं ब्लैक से। तो ये आपका ब्लैक जो है वो कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इसका है, ये वाला इसका है, और ये मॉलिक्यूल्स जो अटैच हुए हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है जो आपने पढ़ा होगा कंफर्मेशनल आइसोमर्स में, हम क्या पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है इसका, एक तरीके से ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे है। ये जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री पे 120 डिग्री पे बॉन्ड एंगल होता है आपके दो एटम के बीच में। अगर फुल्ली अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन पे हैं, तो क्या होते हैं वो स्टेगर्ड होते हैं, जिनमें थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री का होता है। इसको हम एंटी भी बोलते हैं। जबकि अगर वो आपस में पास पास जुड़े रहें एटम, दिखाई ना दें, तो एक तरीके से वो इक्लिप्स्ड होते हैं। और फुल्ली इक्लिप्स्ड मतलब कंप्लीटली आपस में छुप जाना, वो आपके 0 डिग्री पे पॉसिबल होती है। तो ये एक तरीके से स्टेबल होता है, इसके पास लोएस्ट एनर्जी होती है इंट्रैक्शन के लिए। ये इसको हम ट्रांसफॉर्म या ट्रांसनॉइड फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको ये अनस्टेबल होता है, इसको हम हाईली ये इंट्रैक्शन एनर्जी रखती है, और सिसॉइड या सिस फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखा गया है इनमें कि जो आपका स्टेगर्ड फॉर्म है आपके स्टाइलकोलिन का, उसकी जो इंट्रैक्शन पावर है मस्कुलिन रिसेप्टर के साथ में वो हाई होती है। मीन्स इट इज़ फुल्ली इंटरेक्ट विद द मस्कुलिन रिसेप्टर्स, जबकि ये नहीं करता। उसके अलावा एक गॉश फॉर्म भी होता है, जो कि स्टेगर्ड फॉर्म का ही एक रूप है, जिसमें आपकी थोड़ा सा जो डिस्टेंस वो कम होता है, 60 डिग्री पे पॉसिबिलिटी होती है, और इसका जो इंट्रैक्शन है वो निकोटीन रिसेप्टर के साथ में बेहतर होता है। तो ये कुछ आपके आइसोमरिज्म हैं, आइसोमर्स के बेसिक उनके प्रॉपर्टीज़ हैं आपके ड्रग इंट्रैक्शन को लेकर। उससे उनकी बायोलॉजिकल एक्शन जो है डिफर हो सकती है। स्टाइलकोलिन सेम है, स्टेगर्ड फॉर्म मस्कुलिन पे बाइंड करता है, जबकि निकोटीन फॉर्म गॉश फॉर्म आपके न्यूक्लियन पे बाइंड करता है। तो ये डिफरेंस होते हैं। सो these are the basic things about the stereoisomerism in relation to the biological action. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos in last. Thank you. Keep watching.